Okay, Zoya, are you entered in the class? Okay guys, so we talk about the replication in the previous class. हमने replication किया था previous class में, and I hope everyone is being aware of the topic. सबने एक बार अच्छे से पढ़ा है replication, right? And the rest of the people join the class, right? जिन्होंने नहीं किया है, because आज हम बहुत interesting transcription पढ़ने वाले हैं. It's not opening. Okay, it's not opening. Wait. Okay, give me a second, guys. Till the time एक बार replication revise करो, right? मैं एक बार टेलीग्राम पे लिंक जरा पेस्ट कर इस पे लगा. Okay, I join from the phone. Does not join option on the PC. Okay, ऐसा हो रहा है कि PC पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे? एंड मैं टेलीग्राम पे मैसेज भी नहीं कर पा रही. एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड रुकना जरा. प्रोसेस के अंदर यस इफ हैव एनी प्रॉब्लम बेटा एक बार फोन पे चेक कर लो, लिंक का पता नहीं क्या इशू हो रहा है, राइट? तो वो लिंक का इशू है, मैंने भी कॉपी पेस्ट किया था तो लिंक पेस्ट नहीं हो रहा है. आई होप अभी सब आ गए हैं क्लास में, राइट? एंड इफ एनीवन इज नॉट देयर इन द क्लास तो बस एक बार बस उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो बॉटनी चैनल जाओगे वहीं पर आपको क्लास दिखेगा, राइट? वहीं पर आपको बेसिकली करना है ना. उसी के साथ साथ अब हमने जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था बेटा, राइट? वी स्टेटेड रेप्लिकेशन इज बेसिकली बीइंग द वन जो हमने डिफाइन किया था कि जहां पर आपको एक्चुअली एक रेप्लिका बनाना है. ओके, एक सेकंड. तो रेप्लिकेशन में हमने कहा था number of enzymes are going to be functional, right? फटाफट से टेलीग्राम सब खोल लो and I'm asking some of the questions. Some of the questions मैं आपसे पूछूंगी और फटाफट मुझे आंसर मिलता चला जाए. Right, till the time I'm just doing the one setting in the laptop. Right, okay guys. Right, which enzyme is responsible for the unwinding of the double-stranded DNA? Right, which enzyme is responsible for unwinding of double-stranded DNA? Right, helicase enzyme, very good. Helicase or DNA unwindase enzyme is responsible. In order to maintain the function of the helicase enzyme, two another enzymes work. In order to maintain function of the helicase enzyme, two another enzymes work. Topoisomerase, very good. And another one is being defined as the, right, SSBP. SSBP and DNA guidases, very good. Right, okay, DNA guidases do cleave the normal coils or the supercoils in the DNA. Right, DNA guidases किसको cleave करता है हमारे पास, right? It is going to cleave the, right, supercoils, very good. Supercoils को cleave करता है. And कौन सा end of
topoisomerase है, topoisomerase 1 और topoisomerase 2? हमारे पास topoisomerase 2 is working for the process, right? Topoisomerase 1 नहीं करता है, right? Good guys. Okay, next one. इसी के बाद why replication is called as semi discontinuous process? जल्दी से why replication is semi discontinuous process, right? हम क्यों कहते हैं इसको semi discontinuous process? Okay, let me see who will give me the correct answer. Very good. Continuous for the leading strand synthesis, right, Kushagra, and discontinuous for the lagging strand synthesis that we will define. ठीक है, उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर, अच्छा, लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड, अगर मुझे स्ट्रैंड पहचानना हो तो हाउ कुड आई कैन रिकॉग्नाइज, राइट? मैं पेरेंट स्ट्रैंड के बेसिस पे ये बता सकती हूँ कि कौन से पेरेंट स्ट्रैंड पे लीडिंग बनेगा और कौन से पेरेंट स्ट्रैंड पे लैगिंग बनेगा. क्या पहचान होगी इसकी कि अगर मुझे पहचानना है कि एक स्ट्रैंड पे लीडिंग बन रहा है और एक स्ट्रैंड पे लैगिंग बन रहा है, राइट, तो हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? यस, हाँ, बिल्कुल पहचान सकते हैं धनंजय, राइट. एक आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि आपको वो चीज याद रखनी है, लैगिंग स्ट्रैंड ऑन 3, बिल्कुल. जो हमारे पास, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा, जिस एंड पे, राइट, 3 प्राइम एंड ओपन होगा, 3 to 5 वाला होगा, वो आपका लीडिंग, और 5 to 3 वाला आपका लैगिंग. बिल्कुल ठीक है, 5 to 3 वाला आपका लैगिंग होगा, राइट. ओके, राइट. डीएनए पॉलीमरेज 1, राइट, डीएनए पॉलीमरेज 1 is commonly named as, डीएनए पॉलीमरेज 1 is commonly named as, राइट. कॉमनली नाम उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक अपने एक नाम दिया था, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वी रेफर इट, कॉर्नबर्ग एंजाइम. वेरी गुड, राइट. व्हिच फ्रेगमेंट ऑफ द कॉर्नबर्ग एंजाइम इज डिफाइंड एज, कौन से फ्रेगमेंट को आप डिफाइन करते हो सिमिलर टू द डीएनए पॉल 3? डीएनए पॉल 3 के सिमिलर कौन सी एंजाइम की एक यूनिट है जो आपकी रिकॉग्नाइजेशन शो करती है विद द डीएनए पॉल 3? राइट, clinofragment. Very good, clinofragment, which is going to have the 2 units. One is the 5 prime to 3 prime polymerization and another is being defined as the 3 prime to 5 prime, right? हमारे पास क्या शो करेगा? 3 prime to 5 prime exonuclease activity. Okay, for the removal of primer, right, if I say for the removal of primer, which activity of DNA polymerase work? कौन सी activity DNA polymerase की work करेगी for the primer removal? राइट, अगर प्राइमर को लेकिन पूरा नाम लिखो ना वापस से. एक्सोन्यूक्लियस में कौन सा हमारे पास? ऐसे एक्सोन्यूक्लियस की तो 2 यूनिट है, तो ऐसे आंसर गलत हो जाएगा, राइट. इफ आई हैव टू से 5 प्राइम टू 3, नो नो, नॉट 3 to 5, गलत हो गया. ये देखो भाई, गलती कर दी ना, 5 to 3. वेरी गुड राना, राइट जैस्मिन. हमने कहा 5 to 3 इज बीइंग द वन जो हमारे पास फॉलो अप करता है इस पूरे प्रोसेस को. बिल्कुल ठीक है, राइट. तो 5 to 3 हमारे पास फॉलो अप करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. ओके, अब हमने इलोंगेशन का स्टेप मैं एक बार फिर से रिकैप देती हूँ आपको, एक बार पूरे रेप्लिकेशन का. अच्छा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट रेप्लिकेशन का डिफरेंस कर लिया था हमने लास्ट टाइम. टेल मी दैट थिंग, हैव वी डन विद द डिफरेंस, राइट, फॉर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? वेरी गुड, राइट. तो अब हमने उसी के बाद आगे बढ़ते हैं, राइट, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस. इसी में ही मैं कंटिन्यू करती हूँ और मैं अपना भी कैमरा जरा उसका ऑफ मोड में रखूंगी बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट द थिंग्स, राइट. या मैं वीडियो भी विजिबल नहीं रखी हुई है बेटा, क्योंकि मैं अभी चीजें लिखने वाली हूँ, इसी वजह से आई हैवंट मेक दैट वीडियो टू ऑन, राइट, ताकि कोई बीच में डिस्टर्बेंस ना आए, राइट. आई एम स्टार्टिंग विद दिस. ओके, राइट. ओके गाइस, नाउ लेट मी शेयर द स्लाइड ओवर हियर एंड लेट अस टॉक अबाउट दिस. ओके, जस्ट गिव मी अ सेक. Okay guys, now in this we says that जब हमने रेप्लिकेशन किया, और जो भी क्वेरी हो बेटा मुझे टेलीग्राम पे आप साथ साथ पोस्ट करते रहोगे, आई कम टू नो अबाउट योर क्वेरी, राइट. लेकिन एक बस रिकैप अब यहाँ पर करने वाले हैं, और एज सच नाउ वी आर गोइंग टू हैव द प्रॉपर, जैसे हम ऑफलाइन में करते हैं ना बोर्ड वाला, वैसे ही आज हम करेंगे इसके अंदर, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. एक फटाफट से मैं बस एक ओवरव्यू दूंगी इसका, राइट, ताकि जो भी किसी को डाउट हो वो क्लियर हो जाए. फिर मैं स्टार्ट करूंगी ट्रांसक्रिप्शन से. आज पूरी क्लास हम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इन प्रोकैरियोट्स मेनली डील करेंगे, ठीक है. तो हमने रेप्लिकेशन में हमने कहा यहाँ पर we say we have the complete stretch as 5 prime to 3 prime and another one as 3 prime to 5 prime. This is the double stranded DNA and we have this site as the ORIC site. मैंने सबसे पहले इसमें एंटर कराया हेलिकेस को, which is called as ATP dependent DNA
unwindase enzyme. राइट, एवरीवन एबल टू विजिबल? साथ साथ सबके हाथ भी चलते चले जाएं और साथ साथ सब नोट भी करते चले जाएं इसको. राइट, एक कंप्लीट ओवरव्यू है रेप्लिकेशन का. फाइन. अब हमने कहा यहाँ पर हेलिकेस के बाद हमने एंटर कराया SSBPs को एंड topoisomerase, right, for the stabilization, and then we will go for the entry of primase. Primase को enter कराया for primer formation. Primer formation के लिए ये पूरे स्टेप हमारे पास इनिशिएशन कहलाए गए. And we have the structure as this. 5 prime, 3 as helic. चलो 2 मिनट में चलो. Okay, when नहीं तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गया वो isomerase, right? So we have the topoisomerase bind over here, right? And उसी के साथ साथ right हमने कहा यहाँ पर हमारे पास कौन binded है? Primase, right? And we named this complete right. We define this as the अब जो मैंने प्राइमर डिजाइन किया एक सेकेंड वॉइस ओके एवरीवन. हमने प्राइमर को डिजाइन किया डिजाइन हो गया. एक सेकेंड maybe that's weird. Now we say the next step, that is elongation, right? Zishan बेटा एक बार बस rejoin करो तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से. राइट, उसी के साथ साथ बच्चा हमने सेकंड फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. एंड पॉलीमराइजेशन हम किससे करेंगे? पॉलीमराइजेशन बाय DNA Pol 3, राइट? DNA Pol 3 से हम पॉलीमराइजेशन करेंगे. कुछ नहीं दबाया मैं स्क्रीन बार बार जा रही है. हाँ बच्चे मैं वही देख रही हूँ, स्क्रीन बार बार बदल रही है. एक सेकेंड बस रुको यार. चलिए नहीं रहा. मिनट बचा वेट पर इसकी सेटिंग ठीक करती हूँ.
Okay, everyone. Right. So let's start with this. हाँ, वन नोट ही करना है बच्चे, बस वो अभी ये था कि दूसरे वाला लैपटॉप में मेरे सही से चल नहीं रहा। Start with the topic now. Right. तो हम वही replication वाला point start करते हैं. Let me share it. Right. And let's talk about. Okay, guys. Right. So I hope this window is visible to everyone. Right. And let's start with this. अभी से start करते हैं हम. Right. कि हमें कैसे continue करना है. तो अब the process of replication that we stated, right, जो हमने replication state किया था, तो अब मैं सिर्फ replication fork का elongation का process discuss करती हूँ because already हमारा इतना time हो चुका है waste. तो वन नोट की screen सबको visible है, right everyone? Yes, okay dear, right. Now let's talk about over here, right. अब हम यहाँ से start करते हैं इसके process of elongation से. Yes, okay guys, right. So process of elongation से start करते हैं. Now in the process of elongation के प्रोसेस के अंदर हमने कहा यहाँ पर हमने यहाँ दो बेसिकली कंप्लीट रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन की. वन एज द स्ट्रैंड 5' to 3', another as 3' to 5', and we name this structure as replication fork. अब इस रेप्लिकेशन फॉर्क स्ट्रक्चर के अंदर हमने कहा सबसे पहले यहाँ पर बाइंडिंग हम किसकी करेंगे, द मेन एंजाइम दैट इज द हेलिकेज एंजाइम. हेलिकेज के साथ we have the binding of the topoisomerase enzyme, and topoisomerase के साथ we have the binding of the primase enzyme. अब हमने यहाँ डिफाइन किया कि इसके अंदर if I will see, right, कि मेरे पास एक प्राइमर की डेवलपमेंट हो गई that is 5' to 3' in this and 5' to 3' in this, right, जो प्राइमेज ने यहाँ पर डेवलप कर दिया, and this defines the direction of replication fork or direction of unwinding. Now we say, अब हमने यहाँ पर क्या कराया, the very first thing that we move to 5' to 3' polymerization, right, and 5' to 3' polymerization which is actually elongation, and ये elongation हमारे पास कौन करा रहा है, by the enzyme called DNA Pol3. DNA Pol3 ने ये elongation complete किया. तो अब अगर इस elongation को complete करते हैं तो we simply say that we have this. Let's suppose अब मेरे पास replication fork इतना increase हो चुका है, तो मैंने ये replication fork बढ़ा दिया अपना, right, 5' to 3' and 3' to 5'. Rest of the assembly of the enzymes remain same. And if we have the primer over here, right, तो हमने कहा यहाँ एक हमारे पास primer था 5' to 3', यहाँ पर 1, 2 and 3, 3 primer हमने यहाँ पर ले ली. अब इन 3 primer के correspondingly, right, we have the formation कि हमें यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करनी है, डीएनए के यूनिट्स की. तो डीएनए पॉलीमरेजेस को ऐड ऑन करना शुरू कर दिया, राइट, लेकिन वहीं पर दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर मेरे पास ऐड ऑन इस तरीके से हुआ, राइट, आगे जाके रुक गया हमारे पास, राइट, यहाँ पर 3' आ गया. तो अब अगर इस पे देखें तो ये हमें क्या शो कर रहा है, इट शो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन. वी हैव द कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑन दिस स्ट्रैंड, एंड यहाँ हमें इन फ्रैगमेंट्स को हमने नाम क्या दे दिया बेटा, Okazaki fragments. We simply name them as the Okazaki fragments. Right. अब इन Okazaki fragments को हमें join करना था, right? And for joining these Okazaki fragments, right, what we have done for the next step, we will start with the development, right? हमने यहाँ पर process develop करना शुरू किया. That is, we'll go for the second step. पहले primer का removal कराया, right? तो primer removal हमारे पास कौन करेगा, DNA Pol1. And then we will define with the next one, right, plus हमने यहाँ पर क्या कर दिया, third step इसके अंदर, that is ligation of Okazaki fragments by DNA ligase. तो DNA ligase के through मैंने यहाँ Okazaki fragments को ligate कर दिया, and ultimately we completed with the process. We have the synthesis of the whole sequence. अब पूरा sequence देखते हैं, एंड फिर टर्मिनेशन पे आ जाएंगे इसमें कि हम टर्मिनेशन कैसे करते हैं, राइट. तो अगर मैं पूरा सीक्वेंस यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास लास्ट इतना सीक्वेंस आ गया, एंड रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस इज बीइंग लाइक दिस, राइट. ये हमारे पास हो गया. तो ये 3' एंड, ये 5' एंड, ये 3' एंड, ये 5' एंड, हमारे पास जो छोटा सा लास्ट वाला सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट को मैंने नाम दिया है टर सीक्वेंस, दैट इज अ टर्मिनेटर सीक्वेंस, राइट. पे मुझको बाइंडिंग करानी है किसकी, राइट. उससे पहले अगर देखें हमारे पास, तो यहाँ पर
कंप्लीट डीएनए स्ट्रेच हो गया है रेडी. हियर we have the complete DNA stretch ready, correct, right? So अब इस TER sequence पे हमने binding करा दी with a protein called TUS protein. हमारे पास binding किसकी हो गई है? TUS protein. तो TER sequence से TUS protein bind हो गया. अब जैसे ही TER sequence से TUS protein bind हो गया, we say it result in the dissociation, proper dissociation हो जाएगा इसके अंदर, and once it result in the complete dissociation of the whole assembly, we define the complete. हमारे पास क्या बन चुका है? Daughter stretch of the DNA has been developed, right? So we have the complete. अब हमारे पास क्या आ चुके हैं? Daughter DNA की formation हो चुकी है. So we have the daughter DNA strands synthesized. Everyone understood यहाँ तक? Point clear बचा? Right? Done? Right? तो अब clear हो गया? किसको doubt था इस पूरे process के अंदर? Very good. अब फटाफट से prokaryotic, eukaryotic. अच्छा, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने कहा replication is semi conservative, right? Plus replication is going to be semi discontinuous, right? Plus it is going to follow, right, the process of bidirectional replication, right? Bidirectional replication हम इसको state करते हैं, जो हम यहाँ पर study करते हैं. Understood everyone? Right, so that's basically the whole scenario for this, right? क्योंकि दो डायरेक्शन, एक towards और एक away, right? प्रूफ रीडिंग, फिडिलिटी. प्रूफ रीडिंग का मतलब जब स्ट्रैंड बन रहा है तो उसके अपोजिट ही आप प्रूफ रीड कर रहे हो, राइट? तो प्रूफ रीडिंग हमेशा 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से करना है, राइट? फिर हमने कहा नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आता है? फिडिलिटी. फिडिलिटी मीन्स एक्यूरेसी. कितनी एक्यूरेसी से आप बेस को ऐड कर रहे हो. टोटल जितने बेस ऐड करने हैं उसमें हम कहते हैं 1 लाख चांस, 1 लाख बेसिस में से एक बेस गलत होने के चांस है. और डीएनए पॉल 3 कितने बेसिस को एक बार में ऐड कर लेते हैं, राइट? हाउ मेनी बेसिस डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड इन अ वन गो में? एक सेकंड में कितने बेसिस को ऐड करता है? प्रूफ रीडिंग डीएनए पॉल 3 करता है, बस उसको करेक्ट डीएनए पॉल 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड. और अगर मैं बेसिस पूछूंगी तो 1000 बेसिस पर सेकंड. जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के चलना, राइट? दैट इज डिफाइंड एज द पॉलीमराइजेशन रेट है ये हमारे पास, राइट, ऑफ डीएनए पॉल 3, राइट? तभी डीएनए पॉल 3 इज हाईली प्रोसेसिव एंजाइम, राइट, कि बहुत अच्छे से आपका प्रोसेसिबिलिटी को शो करता है, राइट? यस, 2000 बेसिस कैसे बेटा? अगर 1000 बेस मान लो इस स्ट्रैंड पे अटैच हुए 1000 बेसिस को उसने ऐड किया, तो इस स्ट्रैंड पे भी कितने बेसिस को ऐड किया होगा? 1000 बेसिस को ना, क्योंकि एक ही डीएनए पॉलीमरेज 3 की 12 सब यूनिट है. 6 सब यूनिट इस स्ट्रैंड पे, 6 सब यूनिट लैगिंग लीडिंग स्ट्रैंड पे, 6 लैगिंग स्ट्रैंड पे. तो इसका मतलब एक साथ काम चल रहा है ना. तो अगर 6 सब यूनिट 1000 बेसिस को एक स्ट्रैंड पे ऐड कर रही है, तो दूसरे स्ट्रैंड पे साइमल्टेनियसली कितने बेस ऐड हो रहे हैं? 1000. तो हमारे पास टोटल बेस पेयर कितने हो गए? 2000. अब समझ आया सबको पॉइंट? कैसे 2000 बेस पेयर हमने कहते हैं यहाँ पर, राइट? फाइन एवरीवन, राइट? तो आई होप एवरीवन डन टिल हियर. तो ये पॉइंट सबको क्लियर. अब फटाफट से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बेसिस पे डिफरेंसेस देखते हैं. तो अगर मैंने कहा यहाँ पर प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, राइट, मैं सिर्फ अभी पॉइंट क्योंकि लास्ट टाइम डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, तो आई एम जस्ट मेकिंग अ हेडिंग ताकि वो आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमारे पास क्या क्या स्पेसिफिक इसमें फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं, राइट? सानिया क्लियर हो गया बच्चे 2000 बेसिस वाला कंसेप्ट एंड एवरीवन इन द क्लास, राइट? तो सबसे पहले तो हमारे पास आ गया लोकेशन, राइट? लोकेशन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट? तो लोकेशन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट? अब अगर मैं लोकेशन ऑफ रेप्लिकेशन को डिफाइन करती हूँ तो मैं कहती हूँ कंप्लीटली साइटोसोलिक, पूरी तरीके से साइटोसोलिक होता है हमारे पास इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में कंप्लीटली साइटोसोलिक, क्योंकि न्यूक्लियर तो है नहीं ना, राइट? तो न्यूक्लियर नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो साइटोसोल में होगा, राइट? बट हम कहेंगे साइटोसोलिक है न्यूक्लियर, राइट? हम कहेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर भी होगा और उसके साथ साथ हमारे पास साइटोसोलिक भी होगा. न्यूक्लियर फॉर जीनोमिक डीएनए and cytosolic for organelle DNA. Organelle DNA के लिए cytosolic होगा in eukaryotes, right? तो eukaryotes के अंदर हमें ये specific इसका फीचर मिल जाएगा. याद रहेगा ये पॉइंट सबको अच्छे से? फाइन, राइट? यस. नेक्स्ट वन आएंगे हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ORI के बेसिस पे, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट हो गया लोकेशन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा पॉइंट हो गया ORI.
ORI के बेसिस पे कहेंगे तो हमने कहा मोनो रेप्लिकॉनिक in the condition of prokaryotes and polyrepliconic in the condition of eukaryotes. तो eukaryotes के केस में राइट हमारे पास इट इज गोइंग टू बी मल्टी रेप्लिकॉनिक, राइट। तो हम इसको फॉलो अप करेंगे, राइट। अब हमने कहा थर्ड हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज के नंबर के बेसिस पे डिफरेंस था, राइट। डीएनए पॉलीमरेज, अब डीएनए पॉलीमरेज की बेसिस पे देखें तो क्या कहते हैं बच्चे, डीएनए पॉलीमरेज में 3 इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड 5 to 9 इन द केस ऑफ द यूकैरियोट्स। जहां मोस्ट कॉमन मैंने कितने बताए थे, 5, राइट। 5 हमारे पास मोस्ट कॉमन है, लेकिन 5 to 9 हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई डिफरेंस जल्दी से, एनी स्पेसिफिक डिफरेंस टिल दिस, राइट। कंप्लीट यहाँ तक डिफरेंसेस सबको क्लियर हो गए अच्छे से, फाइन, राइट। So this is where we will define the complete differences for the prokaryotes and eukaryotic replication, and we end up over here with the whole process of replication, right everyone, right। हो गया यहाँ तक, नोट हो रहा है ना साथ साथ, right। Okay guys, now let's talk about over here the next part. We are starting with the transcription, right। अब हम start करेंगे इसका part which is called as transcription, right। तो ट्रांसक्रिप्शन पे बढ़ेंगे आगे, एक एक करके बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर करनी है। ट्रांसक्रिप्शन हम कैसे करते हैं, क्या है हमारे पास, कैसा प्रोसेस है, राइट, उसको हम यहाँ पर स्टेट करेंगे। ओके एवरीवन, राइट। सो लेट्स स्टेट अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। अब फटाफट मुझे डेफिनेशन दे दो, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है जल्दी से, राइट। हाउ विल यू डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन कैसे करते हैं हम, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन इज बेसिकली बीइंग डिफाइंड एज, यस क्विकली, right, DNA to RNA, right, or I can say to DNA to RNA of any strand, copying of genetic information from DNA to RNA, absolutely correct, right। तो अब वहीं से हम इसमें स्टार्ट करेंगे, right। तो we say about over here that during the process of transcription हम कैसे कैसे इस चीज को पढ़ने वाले हैं, right। So let's start about this over here, right। ट्रांसक्रिप्शन पे आ जाते हैं। ओके गाइस, नाउ ट्रांसक्रिप्शन का मतलब राइटिंग डीएनए इंफॉर्मेशन, नहीं यही नोट्स लिखने हैं बेटा आपको, राइट, डिफरेंट नहीं, यही नोट्स, राइट। तो ये आपको साथ साथ नोट्स लिखते चले जाना है। तो अब तक जो था ना नोट्स मिल रहे थे आराम से, वो वाला पार्ट थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो अब बस यही साथ साथ नोट करते चल जाना। तो जैसे हम रियल क्लास में करते थे वैसे एक हमारे पास पूरा सिनेरियो बन जाएगा, वैसे हम इसको मूव करते रहेंगे, ठीक है बच्चा, फाइन, राइट। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस, एक सेकंड, राइट। तो वी सेज राइटिंग द डीएनए इंफॉर्मेशन, राइट, डीएनए इंफॉर्मेशन टू आरएनए, डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए की लिखना, राइट। तो अब हम कहेंगे कैसे हम इसको लेके चलते हैं। लेट अस सपोज बेटा मेरे पास ये डीएनए का सेगमेंट है, वी हैव दिस इज द 5' to 3', दिस इज द 3' to 5'। आई हैव टू गो फॉर द टास्क ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए मैं यूज करूंगी मेन एंजाइम मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज। मैं स्लाइड्स आपको ना शेयर करूंगी डायग्राम्स वाली, राइट, डायग्राम्स वाली। तभी मैं पीपीटी पे पढ़ाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि पीपीटी में कुछ डायग्राम्स वाली स्लाइड थी, राइट। बट देखेंगे उसको भी करेंगे कल तक, क्योंकि अभी तक सुबह से मैंने क्लास पीपीटी पे ही ली है, राइट। अब वो क्यों नहीं चल रही थी अभी, राइट। तो वी विल सी दैट। हमने यहाँ पर यूज किसको किया, आरएनटीपीस को, और हमने यहाँ पर निकाला किसको, पीपीआई को यहाँ पर हमने मूव आउट किया है। एंड दिस 5' to 3' पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन में हमारे पास मूव करेगा, where we will say the DNA stretch which is going to be synthesized, sorry, RNA stretch which is going to be synthesized is called mRNA। क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा mRNA पढ़ना ही है, तो आपको mRNA ही पढ़ना है इसके अंदर, आपको और कोई टाइप इसका नहीं स्टेट करना, राइट। लेकिन
हम डीएनए से आरएनए भी बनाते हैं, जहां पर आरएनए आपका एमआरएनए भी हो सकता है, आरआरएनए भी हो सकता है और टीआरएनए भी हो सकता है, राइट? एनी कैटेगरी यू कैन मेक इट, आप कोई भी कैटेगरी बना सकते हैं। वैसे दोनों स्ट्रैंड डीएनए के यूज करूं या मैं कोई एक स्ट्रैंड डीएनए का यूज करूं, तो आई कैन सिंपली से दैट कि मैं डीएनए का अगर स्ट्रैंड यूज करना चाहती हूं तो आई वुड यूज ओनली अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉम्प्लीमेंट्री, because transcription is based on the complementary base pairing. So I'll name this as the template strand का मैंने नाम दिया जिसको मैं यूज करूंगी। तो जिस स्ट्रैंड को मैं यूज करती हूँ, I name it as a template strand जो complementary base pairing पे मेरे पास बनाएगा। तो mRNA is going to have the complementary base pairing, right? हमने कहा यहाँ पर complementary base pairing तो हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैरी करेगा। अब जो हमारे पास बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री कैरी कर रहा है तो उस टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एक नाम और देते हैं कॉल्ड एज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। वी जस्ट नेम इट एज द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑल्सो, राइट? लेकिन जो मेरे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है बेटा, इसको मैं कहती हूँ कोडिंग स्ट्रैंड और आई कैन नेम दिस एज दी सेंस स्ट्रैंड। अब कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड का मीनिंग अच्छे से क्लियर करना। कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड हमारे पास वो होता है जिसकी इंफॉर्मेशन एमआरएनए की जैसी है, which carry the same information like that of mRNA, mRNA के जैसे इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और उसी के साथ साथ हमारे पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है, राइट? कि इट इज गोइंग टू हैव दैट थिंग कि जो mRNA जैसी इंफॉर्मेशन बस थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा तो एक सेंस देगा, लेकिन एक्चुअली में इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास किसमें नहीं होगी फॉर द प्रोसेस ऑफ द कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन, राइट? तो वी जस्ट डिफाइन इट लाइक दिस, इस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। याद रहेगा सबको पॉइंट, राइट? तो हमने यहाँ पर इसको स्टेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, नाउ अब हमने इसको यहाँ पर डिफाइन किया, राइट? कि अब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अगर हम कर रहे हैं बेटा इसके अंदर mRNA सीक्वेंस अगर हमारे पास फॉर्म हो रहा है तो अब इस mRNA सीक्वेंस के बनने में हम ट्रांसक्रिप्शन को अगर लेके चलेंगे तो हम कैसे स्टडी करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब यहाँ पर हम स्टेट करेंगे सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारे पास क्या होता है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ओवर हियर, राइट? यहाँ तक कोडिंग और स्टैंड सबको समझ आ गया? अच्छा, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो, राइट? तो अब शायद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, राइट? Okay guys, so let's talk about transcription unit. Okay everyone, अब ये transcription unit क्या है उसके बारे में हम state कर लेते हैं अच्छे से। तो I'll say this is being the whole DNA sequence, 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime। सबसे पहले मेरे पास ये +1 साइट, +1 साइट को मैंने नाम दिया स्टार्ट साइट or called INR site. This segment is called promoter. This segment is called terminator. And in between, this segment is called structural gene. Right? सबसे पहले नोट करो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर। अब मैं इसकी डिटेलिंग में क्योंकि एक एक टाइप आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसमें एक एक सीक्वेंस क्या है हमारे पास और एक एक टाइप क्या है हमारे पास, तो उसको हम स्टेट करेंगे यहाँ पर, राइट? ओके गाइस, नाउ +1 साइट क्या होता है, राइट? अब बहुत ध्यान से सुनना, राइट? फिर मैं नोट डाउन कराऊंगी आपको ये पॉइंट। +1 साइट इज बीइंग द वन जो हमारे पास स्टार्ट साइट है, मींस इट्स अ फर्स्ट बेस ऑफ द mRNA। ये mRNA का पहला बेस बनेगा मेरे पास, ये DNA का वो पहला बेस है जो mRNA का पहला बेस बनेगा, उसे हम नाम देंगे एज अ +1 साइट। Understood, right? I name it as the +1 site over here. अब मैंने कहा +1 साइट से अगर आप प्रमोटर की तरफ जाओगे तो मुझे एक बात बताओ, मैं माइनस सीक्वेंस की तरफ जा रही हूँ या मैं प्लस सीक्वेंस की तरफ जा रही हूँ? Am I going to the minus sequence or am I going to the plus sequence? माइनस सीक्वेंस। बिल्कुल, वेरी गुड। तो माइनस सीक्वेंस सही है,
माइनस सीक्वेंस की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब मैं उसे अपस्ट्रीम सीक्वेंस कह सकती हूँ ना बेटा. आई कैन रिलेट इट टू बी द अपस्ट्रीम सीक्वेंस. मैंने जब उसको अपस्ट्रीम सीक्वेंस कहा कि वो माइनस सीक्वेंस की तरफ है अपस्ट्रीम, तो प्रमोटर इज लोकेटेड अपस्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन while terminator is located downstream to the structural gene. ये लाइन क्लियर होती है. प्रमोटर सीक्वेंस स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम है. अपस्ट्रीम का मतलब उससे पहले प्रेजेंट है, लेकिन टर्मिनेटर उसके डाउनस्ट्रीम का मतलब उसके बाद में प्रेजेंट है. राइट, तो टर्मिनेटर उसके डाउनस्ट्रीम हो गया, प्रमोटर उसके अपस्ट्रीम हो गया. हमने उसको डिफाइन कर दिया. राइट, अब हम कहते हैं इनका फंक्शन क्या क्या है. तो व्हाट आर द स्पेसिफिक रोल फॉर दिस फंक्शन. कि हम अगर स्पेसिफिक रोल देखें तो हमारे पास क्या इनके स्पेसिफिक रोल होते हैं और कैसे हम इसको रिलेट करते हैं कि ये इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे. तो प्रमोटर बच्चे मेरे पास वो साइट होती है, राइट, जिसके बेसिस पे मैं ये डिफाइन करती हूँ कि मेरे पास पूरा सीक्वेंस रन करेगा. राइट, मीन्स पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस मेरे पास रन इसी की वजह से करेगा. क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज की करेक्ट बाइंडिंग को यही गारंटी करता है. It guarantee the binding of the RNA sequence. Sorry, RNA polymerase. So I'll say the number first segment is promoter. Right. Now promoter हमारे पास अगर हम लेके चलें तो हमने कहा promoter is a segment which is going to be AT rich. Right. इस segment को मैं नाम दूंगी. It is going to be AT rich segment. Right. Located upstream to structural gene के upstream located है and responsible for transcription initiation. ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग हम कहते हैं प्रमोटर इज एक्चुअली अ बाइंडिंग साइट ऑफ सिग्मा फैक्टर. ये सिग्मा फैक्टर की बाइंडिंग साइट है एंड सिग्मा फैक्टर इज द इनिशिएशन फैक्टर. ये इनिशिएशन फैक्टर की बाइंडिंग साइट है इन प्रोकैरियोट्स, while binding site of TBF, that is Tata binding factors. Tata is the sequence binding factor in eukaryotes, and this binding catalyze the binding of RNA polymerase to +1 site. RNA polymerase +1 site से bind होता है and resulting in transcription initiation. Transcription हमारे पास शुरू हो जाएगा. That's a specific point for the right promoter segment, or we can say for the very first sequence that we recognize over here. Everyone understood? Right, तो इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं as a promoter segment. Now, let's talk about right the another one we say is terminator. Right, अब हम आते हैं terminator के ऊपर. Right, so let's state about the terminator segment. फिर स्ट्रक्चरल जीन पे आऊंगी, पहले प्रमोटर और टर्मिनेटर पढ़ लें. राइट, नाउ टर्मिनेटर इफ वी विल से बेटा, टर्मिनेटर हमारे पास कौन सा सेगमेंट है? तो हमने कहा टर्मिनेटर इज लोकेटिंग डाउनस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन and cause termination of transcription. Transcription का termination कराते हैं, right? तो it leads to the termination of transcription, right? तो transcription को terminate कराएगा, उसके लिए basically responsible होगा, right? तो अब हमने यहाँ पर define किया इसको बच्चे, right? कि अगर हमारे पास से टर्मिनेटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
तो टर्मिनेशन किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट करता है, राइट? तो अब ये टर्मिनेशन रिजल्ट करता है बाय बाइंडिंग ऑफ द रो फैक्टर। इस पे हम क्या कहते हैं? इट रिजल्ट इन द बाइंडिंग ऑफ रो फैक्टर। रो फैक्टर की बाइंडिंग होती है। रो फैक्टर इज दिस रो फैक्टर and catalyze termination in prokaryotes. And the luckily point is this, eukaryotes के अंदर हम जानते ही नहीं terminate होता कैसे, हम यही जानते हैं कि prokaryote के अंदर कैसे होता है, इसीलिए हम इसको recognize कर देते हैं as this. Everyone understood यहाँ तक point बच्चे? Right, तो हमने कहा promoter is there, terminator is there, two regions, everyone done, completed. Right, दोनों का significance, right, note हो गया? अब इसके नीचे एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिखो जरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट है। तो मैं इसीलिए ऐसे करा रही हूँ ताकि क्लास में ना पूरा ध्यान भी रहे और उसके साथ साथ टॉपिक पूरा क्लियर भी होता रहे। नहीं तो थोड़ा काम बोर्ड पे, थोड़ा काम आपका हैंड रिटन, जैसे हम नॉर्मल अपनी क्लास में करते थे, राइट? ओके गाइस, नाउ राइट द हैंड रिटन थिंग। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर आर ऑलवेज promoter and terminator are always labeled with respect to promoter and terminator are always labeled with respect to coding sequence, underline coding sequence, labeled with respect to coding sequence, hence promoter is always located at 5' end upstream to structural gene, 5' end upstream to structural gene, while terminator is located at 3' end downstream to structural gene, right? तो स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम 3' एंड पे कौन लोकेटेड है? टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम 5' एंड पे कौन लोकेटेड है हमारे पास? दिस इज द वन, टर्मिनेटर। अंडरस्टूड एवरीवन? ये याद रहेगा सबको पॉइंट, राइट? सो दिस इज वेयर वी डिफाइन द कंप्लीट प्रमोटर, टर्मिनेटर, इन दो चीजों को हम डिफाइन करते हैं। एवरीवन कंप्लीटेड? डन यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊं? Yes, ma'am. Okay, good. Right. So let's state about the next one. अब आ जाते हैं हम structural gene के ऊपर. So once we state about the structural gene बेटा, right? अब structural gene को अगर हम state करते हैं तो वो हमारे पास सबसे main है, और अब मैं आपको सिस्ट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, इन सब का मीनिंग समझाऊंगी, और ये सबका मीनिंग सबसे बेसिक है ताकि हम इसके अंदर आगे के पॉइंट, दैट इज पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आज हमें पढ़ना है, वो हम कंप्लीट कर सकें, right? So we say the another one as called structural gene, right? Structural gene क्या होता है हमारे पास? अब structural gene का मतलब, we state structural gene is basically the functional segment of transcriptional unit, right? So we referred as the functional segment of transcription unit, राइट? इसकी फंक्शनल सेगमेंट, राइट? सबसे मेन चीज। अब मैं इसमें सबसे पहले फंक्शनल सेगमेंट के अंदर आई टॉक अबाउट द फर्स्ट केस एज प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले मैं आपसे केस डिस्कस करूंगी प्रोकैरियोट्स का, फिर मैं आपसे केस डिस्कस करूंगी यूकैरियोट्स का, राइट? तो अब हम आते हैं प्रोकैरियोट्स के ऊपर। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास दिस इज द ग्रीन कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये मेरे पास +1 सीक्वेंस, ये मेरे पास प्रमोटर 5' to 3', 3' to 5', दिस इज द वन एज टर्मिनेटर, ठीक है? ये मेरे पास सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब मेरे पास ये सेगमेंट कंप्लीट स्ट्रक्चरल जीन, ये सेगमेंट का नाम है बेटा,
ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास प्रेजेंट है एज जीन 1, I have referred to be gene 2, gene 3 and gene 4. इस सेगमेंट स्ट्रक्चरल जीन के अंदर मैंने ये चार जीन लिए हैं, A B C D, ठीक है। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं this A B C and D gene, are they guided by the same promoter and same terminator, or they have the different promoter or different terminator? Are they guided by same promoter, same terminator, or they are having the different promoter, different terminator? Same Yes, promoter. Very good. They have the same promoter, same terminator. बिल्कुल ना, promoter भी same, terminator भी same, चार जीन के लिए। अब अगर मैंने कहा बच्चे इसका मैंने पूरा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर दिया, तो once I catalyze the process of transcription using the enzyme RNA polymerase, right? तो अब मेरे पास इसका आंसर दे दिया हो तो अपने माइक को वापस म्यूट मोड पे ले जाओ ताकि कोई बैक डिस्टर्बेंस ना हो, राइट? ओके एवरीवन, अब 5 प्राइम पे कुछ पार्ट मेरे पास प्रमोटर का भी आता है। mRNA में ना जो mRNA स्ट्रेच बनता है, मेरे पास कुछ पार्ट प्रमोटर का भी आता है, ये याद रखना। जो प्रमोटर की सेगमेंट मेरे पास आई ना, इस सेगमेंट of the promoter को मैं लेबल करती हूँ, right, as the segment is called 5 prime UTR. Fine. बच्चा अपना माइक अनम्यूट करो, जिसका म्यूट करो, जिसका अनम्यूट वो आएगा ऊपर डबल वॉइस। This mic is still guys, okay, again still in the unmute. Wait, okay, now it's being fine. Over here, yeah. So we say this 5 right, or also called as leader sequence. इसको मैं एक नाम और देती हूँ, called leader sequence. So फुल फॉर्म बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ इतना याद रखो 5 प्राइम UTR, राइट? जब मैं कंप्लीट कर लूंगी तो अपने आप ये समझ आएगा UTR का मीनिंग क्या होता है। फिर लास्ट में भी मेरे पास एक छोटा सेगमेंट which is called 3 प्राइम UTR or called ट्रेलर सीक्वेंस। इसको मैं डिफाइन करती हूँ ट्रेलर सीक्वेंस। तो 5 प्राइम UTR है, 3 प्राइम UTR है। 5 प्राइम UTR इज बीइंग डिफाइंड एज द लीडर सीक्वेंस, 3 प्राइम UTR इज डिफाइंड एज द ट्रेलर सीक्वेंस। अब मेरे पास जो बीच में सेगमेंट आई है, राइट, द सेगमेंट इन बिटवीन, जो स्ट्रक्चरल जीन के मेरे पास सेगमेंट है, इस सेगमेंट में मैंने कहा दिस इज द वन, जीन 1 से ट्रांसक्राइब होके जो इंफॉर्मेशन आई सिस्ट्रॉन 1। Then I'll say the second one I'm having 2, I'm having cistron 3, and then I'm having cistron, and in between ये जो segments present है ना, this is called intercistronic sequence. ये intercistronic sequence है। And this mRNA is called बहुत अच्छे से मीनिंग क्लियर करना अब इसका। आई से बच्चे स्ट्रक्चरल जीन के अंदर, राइट, मेरे पास एक से ज्यादा, मैक्सिमम जितने भी ले लो उतने नंबर ऑफ जीन एक साथ प्रेजेंट है। मीन्स ऑल दीज जीन्स आर गाइडेड बाय द सेम प्रमोटर एंड सेम टर्मिनेटर। Cistron is the functional segment of the gene which is able to transcribe हो जाती है। तो मेरे पास इस जीन 1 ने ट्रांसक्राइब होके सिस्ट्रॉन बनाया, जीन 2 ने ट्रांसक्राइब होके सिस्ट्रॉन 2 दिया, जीन 3 ने ट्रांसक्राइब होके सिस्ट्रॉन 3 दिया, और जीन 4 ने ट्रांसक्राइब होके सिस्ट्रॉन 4 दिया। तो यहाँ से मुझे सिर्फ इतना पता चला, मैंने ये कह दिया कि व्हाट इज सिस्ट्रॉन एक्चुअली,
सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ जीन. इसको मैंने नाम दिया कि ये मेरे पास एक फंक्शनल सेगमेंट है जीन का, राइट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जीन विच ट्रांसक्राइब, जो ट्रांसक्राइब हुआ एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ mRNA, ट्रांसक्राइब एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ mRNA का इसने स्पेसिफिक पार्ट हमारे पास बना दिया है यहाँ पर ट्रांसक्राइब होके, तो इसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया सिस्ट्रॉन. पहली डेफिनेशन क्लियर हुई, राइट. अब हम सिस्ट्रॉन को ही स्टडी करते हैं. दैट सिस्ट्रॉन इक्वल्स टू टू पार्ट, वन इज एक्सॉन एंड अदर इज इंट्रॉन. राइट, सिस्ट्रॉन को मैं क्लासिफाई करती हूँ, वन इज एक्सॉन एंड अदर इज इंट्रॉन. अब मेरे पास ये दो पार्ट है क्या? अगर मैं कहती हूँ बच्चे एक्सॉन इज बीइंग द वन which is the translatable segment, जो ट्रांसलेटेबल सेगमेंट है सिस्ट्रॉन की, तो सिस्ट्रॉन की ट्रांसलेटेबल सेगमेंट को आप नाम देते हो एक्सॉन. लेकिन इंट्रॉन मेरे पास फंक्शनलेस, जो कोई फंक्शन नहीं कर सकता, तो फंक्शनलेस, और वी कैन से नॉन ट्रांसलेटेबल सेगमेंट. तो ये नॉन ट्रांसलेटेबल सेगमेंट हुई और functionless segment हुई of cistron. We name that segment as intron. Understood? अब मुझे ये बताओ, क्या intron prokaryotes में होती है? Is intron present in the prokaryotes? Yes or no? Introns present in the prokaryotes? No. No, ma'am. Very good. अगर हमें introns नहीं मिलते तो क्या उसके अंदर सिस्ट्रॉन ही एक्सॉन के इक्विवेलेंट होगा? राइट, मैं सिंपल सा कह सकती हूँ ना कि सिस्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू इंट्रॉन. तो अगर मैंने कहा इन प्रोकैरियोट्स, राइट, आई सिंपली से इन प्रोकैरियोट्स, राइट, एज इंट्रॉन्स रिमेन एब्सेंट, अगर मेरे पास इंट्रॉन्स ही एब्सेंट मिलेंगे, राइट, तो आई सिंपली से इंट्रॉन्स रिमेन एब्सेंट. तो बिकॉज ऑफ दैट सिस्ट्रॉन इक्वल्स टू एक्सॉन. फाइन, राइट. तो बहुत ध्यान से देखना, सबसे बड़ी यूनिट, राइट, जेनेटिक सीक्वेंस के हिसाब से सबसे बड़ी यूनिट डीएनए, राइट, द बिगेस्ट वन इज डीएनए, राइट. उसी के साथ साथ सेकंड हमारे पास आया, पूरा यूनिट हमारे पास जीन हो गया. जीन का फंक्शनल सेगमेंट हमारे पास सिस्ट्रॉन हुआ. तो अगर मैं हायरार्की एक बनाऊं ना, तो सबसे बड़ा मेरे पास जीन, जीन में मेरे पास आया सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन का फंक्शनल पार्ट आया मेरे पास एक्सॉन. ये सीक्वेंस रहता है. तो आई हैव जीन, जीन के बाद मेरे पास सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन के बाद मेरे पास एक्सॉन, सिस्ट्रॉन के बाद मेरे पास एक्सॉन, और फाइनली प्रोटीन. ऐसे बनता है मेरे पास सीक्वेंस, राइट. तो भी तो मैं कहती हूँ पूरी जीन की इंफॉर्मेशन फंक्शन नहीं होती है हमारे पास, राइट. अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मीनिंग सबको समझ आ गया है, राइट. अब बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता है क्या होती है? बच्चे कहते हैं कि मैम पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब तो एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज. नो, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मीन्स मल्टीपल जीन्स which are being guarded by one promoter, one terminator, and on one end they will go for transcription forming the polycistronic mRNA. तभी हम कहते हैं structural gene is polycistronic in the case of prokaryote while monocistronic in the case of eukaryote. अब eukaryote का केस मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. यहाँ तक का पॉइंट सबसे पहले क्लियर हुआ एवरीवन? अंडरस्टूड टिल हियर, राइट. आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट पे. फाइन, राइट. अब यूकैरियोट्स से स्टार्ट कर लें. तो अब देखो, अब यूकैरियोट्स का कंपैरेटिव देखना, फिर मुझे यहाँ पर बताना. हाँ जी बेटा बोलो. मैम अगर इसका कलर चेंज हो जाए तो प्लीज कर दीजिए बोर्ड का कलर. ये मैं ऑप्शन, मैं वन नोट यूज कर रही हूँ, मैं पीपीटी में पढ़ाती हूँ, राइट. इसमें दिखा नहीं रहा ना ऑप्शन, पेज कलर. हाँ है ठीक है देखते हैं इसको अभी. ठीक है सुजी, आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग विद यू, राइट. ये वाला रख लेते हैं, ठीक है. अभी और ऑप्शन तो बाद में मुझे देखने यस मैम, ये ठीक है. ओके, राइट. तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, राइट, यूकैरियोट्स वाले पॉइंट से. तो एज आई एम स्टेटिंग अबाउट द कंप्लीट eukaryotic structural gene, right, eukaryotic structural gene. अब eukaryotic structural gene को अगर डिफाइन करते हैं तो उसकी पूरा देखना हम कैसे कहते हैं. It is going to follow monocistronic in nature.
Structural gene is monocystronic. Means if I am having this as the complete DNA sequence, 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime. बहुत ध्यान से इसके अंदर complete करना. This is promoter 1. This is +1 site. This is terminator 1. This is promoter 2. This is +1 site. This is terminator 2. ठीक है, ये मेरे पास क्योंकि डीएनए पूरा कंटिन्यूअस होता है तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर रिलेट किया. अब मैंने कहा ये बीच की सेगमेंट मेरे पास स्ट्रक्चरल जीन, ये भी बीच की सेगमेंट मेरे पास स्ट्रक्चरल जीन. ठीक है, अब इस स्ट्रक्चरल जीन के पूरे प्रोसेस में हमने ये स्टेट किया कि ये जो मेरे पास पूरा सेगमेंट कैरी कर रहा है, द कंप्लीट सेगमेंट विच इट इज बीइंग कैरिंग अप इज रेफर्स टू बी जीन 1. लाइक इसको हमने जीन 1 का नाम दिया, डिफाइंड एज द सिस्ट्रॉन 1, जो उसका फंक्शनल पार्ट होगा. दिस कंप्लीट इज रेफर्स टू बी द जीन 2 which is being defined as the cistron 2, right? अब देखो मेरे पास प्रोसेस कैसे होता है. This is now going for the process of transcription, and transcription में I am using RNA pol 2. Actually eukaryotes में ना specific RNA polymerase होता है. That's why I selected to be RNA pol 2, right? मैंने RNA pol 2 select किया. अब यहाँ मैंने एक enter करा दिया RNA pol 2 प्रमोटर पे बाइंड हुआ, एक मॉलिक्यूल इस प्रमोटर पे RNA pol 2 का बाइंड हो चुका. तो टेल मी गाइस, am I having the 1 mRNA synthesis or the 2 mRNA synthesis? Am I going to have the 1 mRNA synthesis or the 2 mRNA synthesis? सोच के बताओ मुझे जरा. 2. कैसे? आपको 2 RNA पॉलीमरेज बाइंड करा दिए. देखो ये RNA पॉलीमरेज जाएगा, ये आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन करेगा. टर्मिनेटर से तो अलग हो गया ना, हट गया, एक mRNA बन गया. फिर इसने आगे जाके किया, अगला mRNA आ गया. तो इसका मतलब जितने, अगर एक प्रमोटर एक टर्मिनेटर होता और बीच में बहुत सारे जीन होते तो एक ही होता हमारे पास. लेकिन अगर एक mRNA बनता, अब यहाँ पर आप अलग अलग प्रमोटर मुझे दिखा रहे हो तो अलग अलग RNA पॉलीमरेजेस पे बाइंड कर रहे यूनिट्स, और आई एम हैविंग द डिफरेंट कैटेगरी फॉर द mRNA सिंथेसिस टू अकर. मीन्स दैट मेरे पास एक mRNA ये बनेगा और मेरे पास एक mRNA ये बनेगा. तो दिस इज बीइंग डिफाइंड एज द mRNA 1 एंड दिस इज बीइंग डिफाइंड एज द mRNA 2. रादर मैं अभी इसको एक नाम दे रही हूँ HNRNA, जो मैं आपको बाद में यूकैरियोट्स में समझाऊंगी. इट इज हेट्रोजिनस RNA, राइट? HNRNA का सिंपल मीनिंग है हेट्रोजिनस RNA. तो वापस यहाँ पे मैंने 5 प्राइम एंड दिया, यहाँ पे मैंने 3 प्राइम एंड दिया, सेम यहाँ भी 5 प्राइम एंड दिया, यहाँ भी 3 प्राइम एंड दिया. अब मुझे बताओ इसमें एक सिस्ट्रॉन आएगा या मल्टीपल सिस्ट्रॉन आएंगे? Am I having the cistron 1 over here only? And in this also I am having the 1 cistron which is written as the cistron 2. Cistron 2 आ गया मेरे पास. अब इस cistron में आप इस बात को क्लियर करना कि it is going to have this segment. ये segment इसकी exon की है, बची हुई segment इसकी राइट. इसका मतलब इसमें तो एक्सॉन इंट्रॉन दोनों मिल रहे हैं ना. तो ये मेरे पास सेगमेंट किसकी हो गई? एक्सॉन. एंड जो बीच में मेरे पास पिंक शेड से मैंने नहीं की, इंट्रॉन. तो ये मेरे पास सेगमेंट एक्सॉन और ये मेरे पास सेगमेंट इंट्रॉन, राइट. तो क्या इंट्रॉन फंक्शनल है बच्चा? इज इंट्रॉन फंक्शनल? नो. अगर इंट्रॉन फंक्शनल नहीं है तो क्या मैं इससे एक लाइन कोड कर दूं दैट इट फॉलोज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, दैट gene in eukaryotes follow split gene arrangement, right? ये follow किसको करेगा हमारे पास? split gene arrangement. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए. मैं अभी रिपीट कर रही हूँ ये पॉइंट, क्योंकि मुझे पता था ये पॉइंट है भी थोड़ा कंफ्यूजिंग, बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं. नो वरीज, राइट. मैं वापस से एक बार इसको एक्सप्लेन करती हूँ. ऐसे बेटा इस पॉइंट के अंदर मैंने इतना कहा कि मेरे पास एक प्रॉपर डीएनए का सेगमेंट जो है यूकैरियोट्स के अंदर, दैट इज बीइंग हैविंग मल्टीपल जीन्स वेयर एवरी जीन इज हैविंग इट्स ओन प्रमोटर, इट्स ओन टर्मिनेटर. हर जीन का अपना खुद का प्रमोटर है, हर जीन का अपना खुद का टर्मिनेटर है. पहली चीज. सेकेंड थिंग, if every gene is having its own promoter and terminator, so everyone is forming its own mRNA
after binding a specific unit of RNA pol 2. राइट, ये डायग्राम से इससे क्लियर हुआ फर्स्ट वाले डायग्राम से. राइट, अब मैंने कहा once we go for the transcription we have the process. जैसे ही हम ट्रांसक्रिप्शन पे जाते हैं हमारे पास एक प्रोसेस आता है कि आपने अगर 2 जीन लेके चले तो आपके पास 2 mRNA आए, लेकिन वो mRNA में जो सिस्ट्रॉन आया, जो एक सिस्ट्रॉन है, वो जो सिस्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है वो एक्चुअली स्प्लिट है. स्प्लिट का मतलब इट इज फॉलोइंग इन द 2 डिफरेंट इंफॉर्मेशन. One is called as the exon and another is called as the intron. तो exon वो information होगी जो actual में translate हो जाएगी, लेकिन intron वो information होगी जो waste है. अब मुझे ये समझाओ, क्या यूकैरियोट के लिए ये RNA functional है या नहीं है अभी? Is this RNA जो आपने अभी बनाया, जिसको मैंने HNRNA लेबल किया, क्या ये functional है? ये ट्रांसलेशन में डायरेक्ट एंटर आ जाए या पहले कुछ प्रोसेसिंग करी जाए इसकी? इनिशियली वी नीड द प्रोसेसिंग ना. क्यों प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी? क्योंकि मुझे इस इंट्रॉन के सेगमेंट को हटाना है, मुझे नहीं चाहिए सेगमेंट. आई डोंट रिक्वायर दिस सेगमेंट, क्योंकि ये सेगमेंट तो नॉन फंक्शनल है. व्हाई शुड आई नीड इट? मुझे क्यों चाहिए ये सेगमेंट? तो मुझे इस इंट्रॉन की सेगमेंट को हटाना है और मुझे एक्सॉन के सेगमेंट को ज्वाइन करना है. आई हैव टू ज्वाइन द एक्सॉन सेगमेंट, आई हैव टू रिमूव द इंट्रॉन सेगमेंट. राइट, तो इसलिए मुझे पहले इसकी प्रोसेसिंग करके फंक्शनल mRNA बनाना पड़ेगा. आई हैव टू फॉर्म द फंक्शनल mRNA फॉर द सीक्वेंस. राइट, यहाँ तक का पॉइंट सबको समझ आया? एवरीवन अंडरस्टूड? अब क्लियर हुआ? तो अब मैं इस mRNA को क्या कह दूं? कैन आई नेम दिस mRNA एज मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA सेगमेंट? ये मेरे पास mRNA एक्चुअल में मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA हुआ. एवरीवन अंडरस्टूड? राइट, अब समझ आया यहाँ तक? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ? व्हाट स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज? यस गाइस, Ma'am, what is written in front of RNA? हाँ बच्चे, Ma'am, what is written in front of RNA? HNRNA, heterogeneous RNA, mRNA and heterogeneous RNA. Right, that we define. The gene in the eukaryote follow the split gene arrangement. Split gene arrangement को follow करता है. Right, अभी इसमें थोड़ा confidence कम आया होगा, है ना? राइट, आई नो दैट, कोई बात नहीं. राइट, कॉन्फिडेंस कम आता है इसका, मुझे पता है. राइट, क्योंकि इस चीजें थोड़ी थोड़ी दिमाग में क्लियर. तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है. राइट, अब मैं आपको एक बार ओवरव्यू इसका देती हूँ. राइट, फटाफट से. आई से बच्चे, मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मैंने 3 रीजन बनाए एंड अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑलवेज कंप्राइजेस ऑफ द 3 रीजन्स. वन इज द प्रमोटर, अनदर इज अ स्ट्रक्चरल जीन, नेक्स्ट इज अ टर्मिनेटर. रादरे पॉइंट लिख ही लो, चलो स्टार्ट राइटिंग द पॉइंट. राइट, पॉइंट लिखो इसको. राइट, और ये पॉइंट को क्लियर भी करो साथ साथ. राइट, फिर जहाँ रिटन पार्ट में जो प्रॉब्लम हो मुझसे पूछो. राइट, हाँ बिल्कुल, जीशान कहते हैं उसको, हॉगनेस बॉक्स ही कहते हैं बेटा. राइट, लेकिन बाद में पढ़ाऊंगी मैं सब चीजें. नाउ सी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंप्राइजेस. इसका माइक अनम्यूट है वापस, म्यूट दैट. राइट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन यूकैरियोट्स, transcription unit in eukaryotes comprises of promoter, structural gene and terminator. Comprises of promoter, structural gene and terminator. Where promoter is responsible for initiation of transcription. Promoter is responsible for initiation of transcription, comma, terminator for termination of transcription. Terminator for termination of transcription, and structural gene for functional genetic information coding. For functional genetic information coding as mRNA. Functional genetic information coding as mRNA. Genetic information coding as mRNA. Right?
Now, full stop basically. In prokaryotes, structural gene is polycistronic. Structural gene is polycistronic, where multiple genes are guided by, multiple genes are guarded by GUARDED. Multiple genes are guarded by single promoter and single terminator. Multiple genes are guarded by single promoter and single terminator. Single promoter and single terminator. Single terminator. Leading to the formation of polycistronic mRNA. Leading to the formation of polycistronic mRNA. mRNA. Full stop. In eukaryotes, monocistronic structural gene is found. Monocistronic structural gene is found. Structural gene is found as every gene is guarded by its own promoter and terminator. As every gene is guarded by its own promoter and terminator. Its own promoter and terminator. Promoter and terminator. Terminator. Right, next. In eukaryotes, split gene arrangement. In eukaryotes, split gene arrangement is observed as split gene arrangement is observed as a gene or cistron has functional information called DNA exon. मैम कहाँ से कहाँ पर छोड़ा आपने? Gene arrangement is observed. Okay, so observed, split gene arrangement is observed that a gene has functional information called exon, DNA exon. जब भी आप DNA के लिए बोलोगे ना बेटा तो DNA exon, right? DNA exon. Non-functional information as DNA introns and DNA introns. अब क्लियर? अब समझ आ गया सबको पॉइंट यहाँ तक अच्छे से? प्लीज रिपीट कर दो। कौन सा बच्चे? लास्ट वाला पॉइंट? यस मैम। सेट टॉपिक एक बार समझाओ। ओके, लास्ट पॉइंट बच्चा मैंने इतना बोला, स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट्स इज मोनोसिस्ट्रॉनिक इन नेचर, where each gene or cistron carry functional information called exon, DNA exon, and non-functional information called DNA introns, right? So हम DNA introns कहते हैं, right? अभी मैं आपको ये चीज ना यूकैरियोट का पूरा प्रोसेस पढ़ाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी तक सबको थोड़ा सा एक्सॉन इंट्रॉन का मीनिंग समझ आया? अच्छा, अब मुझे फटाफट से ना एक टेलीग्राम पे, राइट, ये रिलेट करके बताओ कि अगर हम ये कहें, राइट, क्वेश्चन लिखो सबसे पहले इसके, राइट, क्वेश्चन, फिर समझ आएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोसेस्ड involving hybridization of formed mRNA
with eukaryotic DNA. Hybridization of formed mRNA with eukaryotic DNA. With eukaryotic DNA. Fine. Some DNA loops are observed. Some DNA loops are observed which represented as dash. Some DNA loops are observed which represented as dash. Fill in the blank. Blank को fill करो. Represented as dash. Question ध्यान से समझना जरा, फिर मुझे आंसर करना. राइट और जिसको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा ना, वो बड़े आराम से इसका आंसर कर देगा और बहुत अच्छे से आंसर करेगा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सिंपल है इसकी. राइट, मेक अ ट्राई गाइस, एक ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी इसको कि कैसे है आपका. राइट, मैं हाइब्रिडाइजेशन जो कह रही हूँ उसका क्या मीनिंग है. mRNA के नीचे क्या लिखा हुआ है? कहाँ पर? HNRNA बेटा, mRNA के नीचे HNRNA. हाँ जी, एनीवन विद रिप्लाई? नो वन, किसी का रिप्लाई नहीं है. वेरी गुड कुशाग, वेरी गुड. इंट्रॉन्स. ओके राइट. नाउ अब मैंने आपको भी क्या समझाया, देखो यहाँ पर ये मेरे पास डीएनए का सेगमेंट, ठीक है, ये मेरे पास डीएनए के सेगमेंट के ऊपर जीन 1, करेक्ट, ये मैंने जीन 1 लिया. अब मैंने इसका क्या करा दिया, आई विल गो फॉर दी ट्रांसक्रिप्शन. मैं सिर्फ यूकैरियोट्स के केस में लेके चल रही हूँ इसको. ट्रांसक्रिप्शन के केस में मेरे पास यहाँ आ गया mRNA. अंडरस्टूड? mRNA में मेरे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये पूरा सीक्वेंस मेरे पास सिस्ट्रॉन था, क्योंकि अभी mRNA को मैंने HNRNA कहा था. राइट, अगर याद हो आपको तो मैंने कहा था हेट्रोजेनस RNA, जिसमें से ये पार्ट मेरे पास एक्सॉन है और बीच का पार्ट मेरे पास इंट्रॉन है. फंक्शनल एक्सॉन है, इसका मतलब मैं किस पार्ट को इसमें से हटा दूंगी. अगर मुझे फंक्शनल mRNA बनाना है तो मैं क्या इंट्रॉन को हटा दूं, मेरे डीएनए की लेंथ इतनी हो जाएगी. एक्सॉन आ गया मेरे पास इस पूरे सीक्वेंस में, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम का क्या बन गया मेरे पास, फंक्शनल mRNA. अब मुझे बताओ, इस फंक्शनल mRNA और डीएनए को फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को अगर हाइब्रिडाइज करोगे तो कौन सी चीज होगी जो थर्ड वाले में मिसिंग है और जो फर्स्ट वाले में है? इंट्रॉन्स मिसिंग है. राइट, क्योंकि यहाँ से आपने किसको बाहर निकाल दिया, इंट्रॉन्स को ना. आपने इंट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया तो 2 एक्सॉन्स को ही तो ज्वाइन कर दिए. राइट, अगर आपने एक्सॉन्स की ज्वाइनिंग कर दी, इंट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, तो पहले वाले डायग्राम में क्या चीज है, इंट्रॉन्स है, लेकिन थर्ड वाले डायग्राम में क्या नहीं है, इंट्रॉन नहीं है. तो लूप किसकी बनेगी, इंट्रॉन की. अब समझ आया सबको पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? राइट, ये हमारे पास इंट्रॉन्स होते हैं. तो इंट्रॉन्स आर दी नॉन ट्रांसलेटेबल सेगमेंट, जो ट्रांसलेट नहीं करते हैं. राइट, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट और नॉट? ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैम लूप का मतलब क्या है? किसका मतलब, लूप्स का मतलब? अच्छा देखो, मैं एक बार अपना कैमरा ऑन करती हूँ. राइट, ओके, एवरीवन एबल टू व्यू मी ना? नाउ सी ओवर हियर, ये मेरे पास mRNA है और ये मेरे पास DNA है, ठीक है. दोनों पेन दिख रहे हैं सबको? नाउ इन दिस स्ट्रक्चर ये DNA था, इसके पास इतना पार्ट एक्सॉन, इतना पार्ट इंट्रॉन, इतना पार्ट एक्सॉन, ठीक है. ये DNA का पार्ट था, DNA का पार्ट. आपने mRNA एज अ थर्ड बनाया जिसमें आपने इंट्रॉन को हटा दिया, इसको हाइब्रिडाइज किया. तो जो पार्ट आपको नहीं दिखेगा, जो पार्ट इसके अंदर नहीं है, क्या वो लूप बना लेगा? इसके पास ऐसे लूप बन जाएगी. और लूप किस पोर्शन की बनेगी? लूप उस पोर्शन की बनेगी ना जो मेरे पास एक्चुअल में डीएनए में तो है लेकिन mRNA में नहीं है, मींस एक्स्ट्रा पोर्शन. लूप का मतलब एक्स्ट्रा पोर्शन. अच्छा, मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देती हूँ. चलो राइट, नाउ सी, अगर मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ इसको, राइट, एज अ कंप्लीट, ये मेरे पास mRNA का सेगमेंट है, ये mRNA. यहाँ आपने डीएनए रखा, mRNA के पास उतना पोर्शन नहीं था, लूप बन गई. फिर mRNA के पास उतना पोर्शन नहीं है, लूप बन गई, आगे सेगमेंट आ गया. इसका मतलब ये सेगमेंट कौन सा हो गया मेरे पास, एक्सॉन का, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से ज्वाइन हो गया. और ये सेगमेंट नहीं था तो ये सेगमेंट किसका हो गया, इंट्रॉन का. अब लूप का मीनिंग समझ आया सबको? नाउ अंडरस्टूड एवरीवन? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक समझ आ गया है. राइट, आगे बढ़ूं अब टॉपिक में. राइट, तो यस एंड नो फ्रॉम एवरीवन आई नीड द रिस्पांस. वेरी गुड. राइट, तो नाउ एवरीवन क्लियर? अब बाकी की और भी इसकी पूरी पिक्चर क्लियर होगी बेटा, क्योंकि ये चैप्टर का भी बेसिक स्टार्ट हुआ है. राइट, वी जस्ट स्टार्टेड विद द बेसिक नाउ.
राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में मैंने कहा मेरे पास पहली रिक्वायरमेंट तो हो गई, आई नीड दी राइबोन्यूक्लियोटाइड। जैसे मुझे वहां पर डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए थे, यहाँ पर मुझे राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए। एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड आई हैव दी RNMPs, मुझे RNMPs हैं, लेकिन मुझे RNMP से पहले बनाना क्या पड़ेगा, RNTPs। तो मैं पहली वही रिएक्शन करा दूं कि RNMP मैं किसमें कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पर RNTP में, राइट, बाय एडिंग, इसको ऐड करके H3PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज को ऐड करके मैंने RNTP बना दिया, एंड RNTP इज नाउ कॉल्ड एज एक्टिव सबस्ट्रेट प्लस एनर्जी सोर्स। तो एक्टिव सबस्ट्रेट है हमारे पास और एक एनर्जी सोर्स है। तो हमने अपना पहला सोर्स तो रेडी कर लिया कि हमारे पास RNTPs रेडी हो गए। RNTP मीन्स राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मैंने रेडी कर लिया। अब मेरे पास सेकेंड रिक्वायरमेंट जो मेन आती है, दैट इज बेसिकली आई नीड द एंजाइम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज RNA पॉलीमरेज, राइट। आई हैव द एंजाइम RNA पॉलीमरेज। अब एक पॉइंट बहुत ध्यान से, RNA पॉलीमरेज सिंगल टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज, एक ही टाइप का, राइट, सिंगल टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज is responsible for formation of rRNA, tRNA and mRNA। तो rRNA बनाना है, mRNA बनाना है या tRNA बनाना है, एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज हमें जरूरत है, राइट। वी डोंट नीड मल्टीपल टाइप ऑफ द RNA पॉलीमरेजेस की, मुझे मल्टीपल टाइप नहीं चाहिए। अब मैंने कहा इस RNA पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट्स द स्ट्रक्चर। तो वी से स्ट्रक्चर इज अल्फा 2 बीटा बीटा सिग्मा यूनिट, ये स्ट्रक्चर है। अब बहुत ध्यान से इसके अंदर, this alpha 2 beta beta dash omega is the polymerizing, or I can say catalyzing unit। तो ये मेरे पास polymerizing और catalyzing unit है। This sigma is the promoter unit, ये promoter सब unit है। प्रमोटर सब यूनिट का मतलब ये सिग्मा से, सिग्मा भी मैंने बताया था किससे बाइंड करता है, प्रमोटर से बाइंड करता है। तो इट्स अ प्रमोटर बाइंडिंग यूनिट आल्सो, राइट। इसको प्रमोटर बाइंडिंग यूनिट भी कह सकते हो, प्रमोटर सब यूनिट भी कह सकते हो, मर्जी आपकी, राइट। अब अगर मैंने इसमें इसके स्ट्रक्चर में कहा तो आई कैन सिंपली रिलेट दिस स्ट्रक्चर एज, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं रिलेट करूं तो इफ आई फॉर्म इन दिस, तो आई विल से दिस इज बीइंग द वन एज polymerizing unit, and over here we have this as the promoter unit। और ये डिटैचेबल है, ये हमेशा अटैच नहीं रहती, ये एट अ फंक्शन अटैच होगी, ये डिटैचेबल रहेगी इसके साथ, राइट। अब पॉलीमराइजिंग यूनिट में आपने कहा आपके पास प्रेजेंट है अल्फा सब यूनिट, आपके पास प्रेजेंट है बीटा एंड बीटा डैश सब यूनिट, एंड देन यू नीड हैव द ओमेगा सब यूनिट। ये आपके पास 3 सब यूनिट है बच्चे, राइट। जिसमें से मैंने कहा जो मेरे पास अल्फा सब यूनिट है, राइट, द अल्फा सब यूनिट दैट आई एम हैविंग, राइट, दिस अल्फा सब यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर से बाइंड कराने में हेल्प करेगा। एक्चुअली होता क्या है बेसिकली बच्चे, जो हमारे पास प्रमोटर यूनिट है ना, सबसे पहले वो जाके डीएनए से बाइंड करता है, वो जाके बाइंड करता है और पॉलीमराइजिंग यूनिट प्रमोटर को ढूंढता ढूंढता वहां तक जाता है। तो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज के जैसा नहीं है जो प्राइमर चाहिए जिसको, नो, इसको प्रमोटर यूनिट चाहिए। तो प्रमोटर यूनिट जब पहले बाइंड कर जाएगा ना प्रमोटर से, तो पॉलीमराइजिंग यूनिट इसको ढूंढता हुआ जाएगा, और जब इसको ढूंढता हुआ जाएगा तो पॉलीमराइजिंग यूनिट की अल्फा सब यूनिट इसकी प्रमोटर यूनिट से बाइंड कर जाएंगे, वो प्रमोटर यूनिट से बाइंड करेंगे, राइट। सो देन दैट विल बाइंड टू दी प्रमोटर यूनिट, ठीक है। अब वो जब प्रमोटर यूनिट से बाइंड करेंगे हमारे पास, उसकी वजह से पॉलीमराइजिंग यूनिट बाइंड हो गई, तो अल्फा ने काम कर दिया।
Beta subunit is responsible for 5 prime to 3 prime polymerization. Right, ये 5 prime to 3 prime polymerization के लिए responsible. Right, and omega subunit is responsible for helicase action. Right, ये हेलिकेज एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अभी समझाऊंगी हेलिकेज एक्शन क्या है इसका. राइट, अब ध्यान रखना, आरएनए पॉलीमरेज नेवर रिक्वायर, कभी भी नहीं चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज नेवर रिक्वायर, राइट, इट नेवर एवर रिक्वायर द प्राइमर, राइट, इट नेवर हैव द प्रूफ रीडिंग यूनिट. ये दो चीजें कभी भी आरएनए पॉलीमरेज में नहीं मिलेंगी आपको बाय डिफॉल्ट. ठीक है, अब इसके पास यही स्ट्रक्चर है, इसी के थ्रू इसको पॉलीमराइज करना है, सारा फंक्शन यही करेगा. इवन ये अनबाइंडिंग भी करेगा ना तो भी खुद करेगा, इसको इसकी जरूरत नहीं है, अनबाइंडिंग भी खुद करेगा. राइट, तो ये हर चीज खुद मैनेज करेगा. इट इज नॉट रिक्वायरिंग एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स. राइट, सिर्फ आरएनटीपी को छोड़. राइट, वाई वी राइट अल्फा 2. क्या बेटा वाई वी राइट? अल्फा 2. अल्फा 2 यूनिट अल्फा, 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा, 2 units of beta, one as beta and beta dash, and 1 unit of omega. तो अगर मैं काउंट करूँ 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 and 6, तो हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज कंप्राइज ऑफ 6 सब यूनिट्स. टोटल 6 सब यूनिट्स हैं इसकी. ठीक है, आउट ऑफ विच 1 इज द डिटैचेबल यूनिट, एक डिटैचेबल यूनिट है. अब समझ आया सबको? तो अब मैं इसके बेसिस पे सिर्फ एक पॉइंट कह देती हूँ, दैट आरएनए पॉलीमरेज इज अ होलो एंजाइम. राइट, होलो एंजाइम याद है जहां पर हम एक कोफैक्टर यूनिट लगाते हैं. इसके पास कोफैक्टर यूनिट नहीं, लेकिन इसके पास डिटैचेबल सब यूनिट है, जिसमें हमारे पास एक आ गया पॉलीमराइजिंग यूनिट, राइट, विच इज मेड अप ऑफ 5 सब यूनिट्स, जो 5 सब यूनिट से बना है, प्लस अनदर वन इज द प्रमोटर यूनिट और प्रमोटर बाइंडिंग यूनिट, जिसे प्रमोटर बाइंडिंग यूनिट भी कह सकते हो, विच इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर, जो आपका यहाँ पर सिग्मा फैक्टर. अंडरस्टूड नाउ? राइट, अब समझ आ गया यहाँ तक का पॉइंट. नेक्स्ट वन, एक एंजाइम आपको आरएनए पॉलीमरेज के अलावा जो इसमें चाहिए, राइट, दैट इज टोपोआइसोमरेज. यू नीड द टोपोआइसोमरेज ओवर हियर. तो यहाँ आपको टोपोआइसोमरेज की रिक्वायरमेंट है, और टोपोआइसोमरेज का सेम काम, सुपरकॉइलिंग को प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट और रिमूव. क्या बता? क्या बच्चे? होलो एंजाइम. होलो एंजाइम, ओके. होलो एंजाइम इज बीइंग द वन बेटा जहां मैंने कहा होलो एंजाइम मींस, जो आप होलो एंजाइम क्या कहते हो, वन इज अ प्रोटीनेशियस सबयूनिट एंड अनदर इज अ नॉन प्रोटीनेशियस सबयूनिट व्हेन जॉइंड टुगेदर. राइट, याद है थोड़ा सा? प्रोटीनेशियस सबयूनिट हम किससे कहते हैं? राइट, वी डिफाइन एज द एपोएंजाइम एंड द नॉन प्रोटीनेशियस यूनिट इज अ कोफैक्टर. इसके अंदर सिग्मा फैक्टर इज लिटिल बिट हैविंग अ कार्ब्स अटैचमेंट विद इट, बट प्रोटीन होता है, हम उसके बेसिस पे से होलो एंजाइम नहीं कहते. राइट, तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं रखना. हम इसे होलो एंजाइम इसीलिए कहते हैं, इसके पास एक सब यूनिट जो प्रॉपर है, जो इसका काम करेगा, वो पॉलीमराइजिंग यूनिट है, लेकिन इसको बाहर से एक एडिशनल यूनिट चाहिए जो इसके फंक्शन को और इम्प्रोवाइज करेगा, और जो इसके फंक्शन को और इम्प्रोवाइज करेगा वो प्रमोटर बाइंडिंग यूनिट है. राइट, दैट्स व्हाई द 2 यूनिट्स आर देयर. और प्रमोटर बाइंडिंग यूनिट हमेशा परमानेंटली इसके साथ अटैच नहीं रहेगा. प्रमोटर बाइंडिंग यूनिट इज गोइंग टू बी द वन जो इसके साथ अटैच होगा ओनली एंड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. राइट, और ये बेसिकली जाके प्रमोटर यूनिट से बाइंड करता है. राइट, प्रमोटर यूनिट इससे आके कभी बाइंड नहीं करता. ठीक है, अब समझ आ गया होलो एंजाइम का मीनिंग? राइट, तो अब इसके नीचे एक स्टार मार्क करके पॉइंट फटाफट से लिखो. आरएनए पॉलीमरेज इज सिमिलर टू डीएनए पॉलीमरेज. ये क्वेश्चन नीट का फेवरेट है, बहुत बार आ चुका है. आरएनए पॉलीमरेज इज सिमिलर टू डीएनए पॉलीमरेज, सिमिलर टू डीएनए पॉलीमरेज with respect to right, with respect to 5 prime to 3 prime polymerization, with respect to 5 prime to 3 prime polymerization. ठीक है, 5 prime to 3 prime polymerization. But RNA polymerase never require primer. But RNA polymerase never require primer. Rather, never require primer. Rather, add the first base by its own. Rather, add the first base by its own. First base by its own. And
also never have proofreading activity. Also never have proofreading activity. Proofreading activity. Activity. Or any exonuclease subunit. Proofreading activity or any exonuclease subunit. Exonuclease subunit. राइट तो अब ये याद रखना, ये चीजें इसके लिए है ही नहीं, इसको ये रिक्वायर ही नहीं है, ये सब कुछ इसको चाहिए ही नहीं, ये सब ये नॉर्मल अपना सिंपल सादा प्रोसेस करता रहेगा, इसको एज सच बाहर से हेलिकेज तक नहीं चाहिए, वो भी ये खुद ही काम मैनेज करेगा। राइट तो अब समझ आ गया यहाँ तक का पॉइंट, सबको क्लियर है? राइट अब आ जाते हैं। हाँ जी बेटा। मैम प्लीज शो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पेज। Okay, scroll up to the first part of the page. This is being the first part. Done? Right. Okay. तो अब हमने कहा बच्चे हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड, दूसरी रिक्वायरमेंट आरएनए पॉलीमरेज और तीसरी मेरे पास टोपोआइसोमरेज। इसके अलावा और भी दो तीन एंजाइम बीच में आएंगे जो रिक्वायर होंगे, लेकिन एज सच मेन एंजाइम्स नहीं है। राइट ये मेरे पास मेजर रिक्वायरमेंट है। राइट सो लेट मी स्टार्ट विद द प्रोसेस फॉर द होल ट्रांसक्रिप्शन, जिसका हम आज एक पहला स्टेप करेंगे। राइट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हमने कहा बच्चे 3 स्टेप होते हैं मेरे पास। कौन कौन से 3 स्टेप होंगे? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। राइट अच्छा अब ये बताओ, इज इट बेटर और पीपीटी से पढ़ना इज बेटर? राइट बिकॉज़ मैं आगे से वही करती हूं। ये बढ़िया। ये सही है। ओके ओके फाइन। राइट तो फिर इसी से कंटिन्यू करेंगे आगे भी, ठीक है? राइट इससे आप भी नोट करते रहोगे, आपकी भी हैबिट बनती रहेगी। और अब तो मेन चैप्टर यही है हमारे पास, क्योंकि आगे के सारे चैप्टर तो अच्छे से आपको याद ही करने, मुझे पढ़ाने का काम है। हाँ जी। In DNA Paul, we said that there will be some inaccuracies in both DNA Paul 3 and 1. Yes, absolutely. So are we sure that we are not going to have any inaccuracy in RNA? होगी बेटा, बिल्कुल होगी। RNA विदाउट एक्यूरेसी बनता ही नहीं है। RNA में एक्यूरेसी होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके पीछे फैक्ट क्या है बेटा? प्रूफ रीडिंग की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि RNA एक नहीं बनता, RNA मल्टीपल बनते हैं और उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है ट्रांसलेशन के टाइम पे। तो ट्रांसलेट वही RNA होता है जो एक्चुअल में फंक्शनल है, जो फंक्शन है ही नहीं वो RNA ट्रांसलेट होगा ही नहीं। राइट तो इसी वजह से हम ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल मल्टीपल टाइम्स करता है। राइट और बहुत सारी कॉपीज बनाता है, एक नहीं बहुत सारी कॉपीज बनाता है। बस उन कॉपीज में से ट्रांसलेशन के टाइम राइबोसोम सेलेक्ट कर लेता है कि हु हैज टू बी एक्चुअली डिकोड एंड फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड। राइट बाकी की कॉपीज वेस्ट हो जाती है। राइट तो ये एक प्रोसेस ऐसा है जो नॉर्मली चलता रहेगा सेल के अंदर, क्योंकि ये एंजाइम जो है ना आरएनए पॉलीमरेज इज बीइंग फंक्शन एट अ वेरी रैपिड रेट। हाँ यूकैरियोट्स के अंदर इसके प्रूफ रीडिंग का मैकेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स में नहीं। राइट यूकैरियोट्स में तो रादर आप बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे, आप हर आरएनए के लिए अलग अलग टाइप का आरएनए पॉलीमरेज, उनके अलग टाइप के प्रमोटर फैक्टर, उनके अलग टाइप के टर्मिनेटर फैक्टर, सब कुछ अलग कर दोगे। राइट तब आप वहां पर बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर वो स्पेसिफिसिटी है ही नहीं। राइट इसी वजह से प्रोकैरियोट्स लीस्ट कॉम्प्लेक्स है ना, मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म है, दैट्स व्हाई। तो इनएक्यूरेसी के चांसेस उनके अंदर बहुत ज्यादा है। राइट नो डाउट इन दैट। Now, moving to the point 4, let's start with the initiation. अब मैं स्टेप बाय स्टेप बनाती जाऊंगी, साथ साथ सबके हाथ भी चलते चले जाएं। इनिशिएशन, अब इनिशिएशन हमारे पास क्या है उससे स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ वी सेज इनिशिएशन में दिस इज बीइंग द कंप्लीट प्रोकैरियोटिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये मेरे पास बेटा +1 साइड, +1 से पहले दिस इज -10 -35, ये हमारे पास प्रमोटर सीक्वेंस। मैं समझाती हूँ अभी क्या है, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। राइट दिस +1 साइट इज द स्टार्ट साइट, इसको INR नहीं कहते, INR यूकैरियोट्स में कहते हैं। दिस इज द टर्मिनेटर साइट एंड इन बिटवीन दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। तो मैं भी स्ट्रक्चरल जीन की कोई इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं बताऊंगी, राइट क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन हम आगे ओपरॉन्स वगैरह में पढ़ेंगे उसकी इंपॉर्टेंस। अब मैं सिर्फ इस सेगमेंट को इलैबोरेट करूंगी, आई एम जस्ट गोइंग टू इलैबोरेट दिस सेगमेंट। राइट और बहुत ध्यान से सेगमेंट सब क्लियर करेंगे। तो दिस इज नाउ द प्रमोटर सेगमेंट इन प्रोकैरियोट्स।
promoter in prokaryotes is referred as Pribnobox. इसे मैं नाम देती हूँ Pribnobox. ठीक है, promoter in prokaryotes, जिसके पास दो सीक्वेंस है. एक सीक्वेंस को आप कहते हो -10 साइट, -10 साइट. This is a site of 6 to 7 base pair consensus sequence which is 80 rich site. This is -35 site which is again 6 to 7 base pair consensus sequence called as regulatory sequence. ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है हमारे पास. दिस -10 साइट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ सिग्मा फैक्टर. ये सिग्मा फैक्टर की बाइंडिंग साइट एंड दिस इज द +1 साइट. ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. हमने कहा जो हमारे पास प्रमोटर साइट वो है हमारे पास जो +1 के अपस्ट्रीम है. और मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था बेटा, जो भी साइड अपस्ट्रीम कह दोगे इसका मतलब ये वो साइड जो नेगेटिव की तरफ जा रही है. जब मैं नंबर लाइन में भी जाती हूँ तो मैं उसको नेगेटिव की तरफ लेके जाती हूँ, तो मैं सिंपल कहूंगी कि मैं नेगेटिव की तरफ जा रही हूँ. तो आई जस्ट मूव टू द नेगेटिव साइड. तो मैंने कहा 1 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5. I reach to -10th base. -10 से -17 तक के बेसिस की पूरी एक साइड को मैं -10 साइड कहूंगी. -35 से -41 तक की पूरी एक साइड को मैं -35 साइड कहूंगी. और ये -10 से -17 तक के बेसिस कंसेंसस सीक्वेंस है. कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब एक ऐसा सीक्वेंस है जो कंजर्व्ड है, एक ऐसा सीक्वेंस है जो विदाउट एनी चेंज, किसी भी चेंज के बगैर हर प्रोकैरियोट में आपको सेम मिलेगा. राइट, सेम सीक्वेंस मिलेगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा. राइट, अगर चेंज है तो वो म्यूटेशन है. राइट, उसको कोई डिसऑर्डर है. राइट, लेकिन ये आपका हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर प्रोकैरियोट में सेम रहेगा. राइट, तो ये साइट आपकी -10 और -35. -10 साइट सिग्मा फैक्टर पहचानते हैं, तो सिग्मा फैक्टर हमेशा आके -10 साइट पे ही बाइंड करेगा. राइट, तो वहीं पर -10 साइट पे वो बाइंड करेगा और आगे की तरफ मूव ऑन करेगा. राइट, आगे कैसे? टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल जीन जाएगा. -35 साइट हर टाइम काम नहीं करता. ये काम रेगुलेटरी से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेगुलेट करता है कि कितना आपको mRNA बनवाना है. अगर आपको mRNA ज्यादा बनवाना है तो इस साइट पे एक्टिवेटर बाइंड करेगा. अगर आपको mRNA के नंबर कम कर देने हैं तो इस साइट पे रिप्रेसर बाइंड करेगा या इनहिबिटर बाइंड करेगा. राइट, तो रेगुलेटरी साइट वो है जहां पर आप कहोगे या तो आप किसको बाइंड करा दो, एक एक्टिवेटर को जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देगा, या एक ऐसे को बाइंड कराओ जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को कम कर देगा. एवरीवन अंडरस्टूड? क्लियर दिस पॉइंट? ये हमारे पास सेगमेंट पूरी क्या कहलाई जाती है? एज अ प्रमोटर इन प्रोकैरियोट्स. राइट, नाउ कंप्लीटेड. -10 -35. राइट, तो -10 साइड का मतलब वो 6-7 बेसिस जिसका पहला बेस शुरू होगा -10 से और लास्ट बेस होगा -17 या -18 वाला. ठीक है. राइट, -35 पहला बेस होगा, -41 -42 नेक्स्ट 6 to 7. इसलिए मैंने रखा कि मिनिमम 6 चाहिए, मैक्सिमम 8 तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन कभी ओलिगो से बाहर नहीं निकलते, 9 से बाहर नहीं होते. राइट, दैट्स द बेसिक सेगमेंट फॉर दिस. राइट, कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट बेटा. एवरीवन अंडरस्टूड? राइट, लिखो अब इसी के नीचे स्टार मार्क करके, इसी के साथ साथ इसका पॉइंट लिख लेते हैं. इसी के नीचे promoter in prokaryotes is referred as Pribnobox. Promoter in prokaryote is referred as Pribnobox, where two conserved sequences are present
where two conserved sequences are present, called minus 10 site and minus 35 site, called minus 10 site and minus 35 site. Bracket, both the sites are 80 rich, both the sites are 80 rich and initiates the process of transcription, initiates the process of transcription, out of which, bracket close कर दो उसके बाद, out of which minus 10 site is the binding site of sigma factor, out of which minus 10 site is the binding site of sigma factor. Completed? Everyone understood यहाँ तक? So पहले प्रमोटर क्लियर हो गया अच्छे से? Yes, ma'am. Good. अच्छा, अब मैं 5 मिनट क्लास एक्सटेंड करूंगी. अब क्या इसका पहला स्टेप कराऊंगी. इनिशिएशन पूरा नहीं करा पाएंगे हाँ, लेकिन वो पहला बाइंडिंग जरूर कर देंगे इसकी. राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्टेप्स से स्टार्ट करते हैं. ओके एवरीवन. नाउ वंस आई टॉक अबाउट द स्टेप्स ओवर हियर, अब बहुत ध्यान से इसके अंदर इसके स्टेप्स एक एक करके सब क्लियर करते चले जाएंगे कि हमारे पास स्टेप्स कैसे हमने मूव करें. ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. This is the +1 site, this is the -10 site, this is -35 site. ठीक है, -10 और +1 का मेन काम है तो मैंने उसको थोड़ा बड़ा दिखाया. 5' to 3', 3' to 5'. हमने कहा सबसे पहले हम इसमें क्या कराएंगे. We have the first step as the binding of sigma factor. सबसे पहले आके sigma factor bind करेगा. Right. We say the very first step is binding of sigma 70. अब मैंने sigma 70 लिखा है क्योंकि sigma की ना फॉर्म्स है. राइट, जिसमें से sigma 70 सबसे मेन है. बहुत लाइट हो. राइट, तो हमने कहा यहाँ पर sigma 70 हम रेफर करेंगे. sigma 70 की बाइंडिंग कराएंगे. अब किस तरीके से, तो अगर मेरे पास ये डीएनए स्ट्रेच है, राइट, ये +1 साइट है, ये -10 साइट है, राइट, 5' to 3', 3' to 5', और ये लास्ट सेगमेंट होता है. राइट, अब मैं इसमें कभी भी ना बाइंडिंग जब भी मैं कराती हूँ ना, तो हमेशा मैं सिग्मा फैक्टर को जब बाइंड कराती हूँ तो ऐसे बाइंड होता है, अपस्ट्रीम नहीं डाउनस्ट्रीम. -10 से अपस्ट्रीम नहीं, -10 से डाउनस्ट्रीम बाइंड कराना है. तो दिस इज दी सिग्मा फैक्टर बाइंडिंग. तो पहला काम मेरे पास पूरा हो गया. एंड आई नेम दिस होल स्ट्रक्चर एज अ क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स. इसका मीनिंग समझ आया? क्लोज्ड क्यों कहा? क्योंकि क्या अभी तक आपने डीएनए स्ट्रेच को अलग किया एक दूसरे से? नहीं किया ना. डीएनए स्ट्रेच अभी भी कंबाइंड है एक दूसरे से. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पूरी तरीके से कंबाइंड है, तो क्लोज्ड हो गया. और दो ही स्ट्रैंड दिख रहे हैं, इसलिए आपने क्या नाम दे दिया इसे? बाइनरी. तो वी रेफर इट टू बी द क्लोज्ड बाइनरी स्ट्रक्चर. अब सिग्मा फैक्टर के आने की वजह से सेकेंड स्टेप हो जाएगा मेरे पास रिक्रूटमेंट ऑफ. सिर्फ यहीं तक कराएंगे हम आज इसमें, करेंगे आज इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ. किसकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी मेरे पास? पॉलीमराइजिंग यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. तो आरएनए पॉलीमरेज की पॉलीमराइजिंग यूनिट का रिक्रूटमेंट हो जाएगा. रिक्रूटमेंट इन सेंस, अब मैं कहूंगी यहाँ पर कि मेरे पास एक सेकेंड, हाँ, ये मेरे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है. I have this as a DNA structure, right? So 5' to 3', 3' to 5'. This is the +1 side, this is the -10 side. आपने इसमें यहाँ पर पहले रिक्रूट करा दिया किसको? You have recruited this sigma factor. अब sigma factor के ऊपर आके हमारे पास बाइंड कौन हो चुका है? This is now called as the RNA polymerase होलो एंजाइम. दिस फाइन. तो ये मेरे पास बन गया आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, जिसके पास
ये मेरे पास यूनिट कौन सी हो गई, अल्फा टू बीटा बीटा डैश ओमेगा, और ये कौन सी यूनिट हो गई, सिग्मा. एवरीवन नाउ अंडरस्टूड, राइट. नाउ वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन लेटर ऑन. राइट, कंप्लीट है यहाँ तक, नोट हो गया. रिक्रूटमेंट का मीनिंग समझ आया, बुलाया हमने उसको, वी जस्ट रिक्रूटेड आउट, वी जस्ट कॉल इट आउट कि आप कम ओवर हियर एंड डू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को यहाँ से शुरू कर. दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विद द प्रोसेस. अब हमें इसका प्रोसेस स्टार्ट करना है ट्रांसक्रिप्शन का, कि क्लोज से हम जाएंगे ओपन पे, ओपन से हम जाएंगे टर्नरी पे, फिर हम इलॉन्गेशन पूरा करके आरएनए की सिंथेसिस करेंगे. तो मींस थर्सडे क्लास इज गोइंग टू बी कंप्लीट बेस्ड ऑन द ट्रांसक्रिप्शन, एंड इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि पूरा प्रोसेस प्रो का कंप्लीट करके यू का पूरा स्टार्ट करेंगे कि कैसे करना है हमें. राइट, डन टिल हियर एवरीवन, राइट. सो दिस इज वेयर वी वाइंड अप द होल टॉपिक. यस गाइस, एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? कोई भी डाउट यहाँ तक? सबसे पहले ओके, कंप्लीट यहाँ तक के कैरेक्ट पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन हो गए हैं सबके नोट्स, राइट. तो सबके नोट्स साथ साथ नोट डाउन हो जाएं, राइट. और कोई लैग मुझे ना मिले किसी के भी वर्क में, राइट. और ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अभी, फाइन. एंड विल कंटिन्यू इन द कमिंग क्लास गाइस. बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, स्टडी वेरी वेल. मैम हाँ जी बेटा. स्प्लिट जीन इसलिए बेटा क्योंकि जीन अगर कंटिन्यूअस होता है यूकैरियोट में, मतलब सिस्ट्रॉन कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई ब्रेक ना होता. अगर ब्रेक आपको मिल रहा है तो आप उसको नाम दोगे कि इट इज अ कंप्लीट स्प्लिट जीन, कि एक जीन की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी ना आपने कुछ फंक्शन दिया, कुछ नॉन फंक्शन दिया, फिर फंक्शन दिया, फिर नॉन फंक्शन दिया. अब वो नॉन फंक्शन का काम क्या, मैं यही नहीं पता, राइट. सो दैट इज व्हाई वी रेफर इट टू बी द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट. गॉट इट, राइट. इसीलिए हम फाइन. कल नेक्स्ट क्लास में डिटेल पूरी हो जाएगी. फाइन. Okay everyone, so this is where we wind up the class over here.